गांव के बड़े पंचायत भवन में उस दिन कुछ अलग ही रौनक थी। लोग दूर दूर से आए थे क्योंकि उस दिन नए स्कूल का उद्घाटन था और पूरे गांव को गर्व था कि आज उनका एक बेटा, जो अब मुंबई का बड़ा उद्योगपति बन चुका था, मुख्य अतिथि बनकर लौट रहा था। संचालक ने माइक संभाला और उत्साह से बोला, और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे गांव की शान, मुंबई के सफल उद्योगपति श्री गिरधारी लाल जी को। संचालक की बात सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। गिरधारी लाल महंगे सूट में आत्मविश्वास से भरा मंच की ओर जा रहा था। उसकी चाल में अकड़, चेहरे पर हल्की मुस्कान, वही मुस्कान जो सालों की दौलत और पहचान के बाद आती है। वह जैसे ही अध्यक्ष वाली कुर्सी के पास पहुंचा, रुक जाओ, पीछे से एक आवाज आई। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी कड़ी थी कि तालियां वही थम गई। पूरा भवन एकदम चुप हो गया। सबकी निगाहें उस आवाज की ओर मुड़ी। भीड़ के बीच से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ रहा था। सूखा शरीर, धूल से सना कुर्ता, हाथ में पुराना लट्ठा, एक आंख से साफ दिखाई नहीं देता था। गांव वाले उसे काना पंडित कहते थे। वो बिना किसी झिझक के मंच के सामने आकर रुका। इस आदमी को कुर्सी पर मत बैठने दो, काना पंडित ने सीधे कहा। यह चोर है। सभा में हलचल मच गई। गिरधारी का चेहरा तना। यह क्या बदतमीजी है? कौन है यह? गिरधारी ने झल्ला कर कहा। काना पंडित की आवाज कांप रही थी, पर डर से नहीं, किसी पुराने दर्द से। 35 साल पहले, काना पंडित बोला, जब मेरा बेटा मौत से लड़ रहा था, तब इसने मुझसे 20,000 रुपए उधार लिए थे। मैंने अपनी जमीन का टुकड़ा बेचा, भैंस बेची। इसने कसम खाई थी 6 महीने में लौटा देगा। उसने गहरी सांस ली। 6 महीने 35 साल हो गए। गिरधारी हंसा, लेकिन हंसी बनावटी थी और बोला, यह आदमी सठिया गया है। मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। काना पंडित ने उसकी तरफ देखा। उसकी धुंधली आंख में अजीब सी चमक थी। तुम भूल गए होगे गिरधारी, बड़े लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर मैंने नहीं भुलाया। वो पैसे तुम्हारे व्यापार के लिए थे और मेरे बेटे के इलाज के लिए। भीड़ अब सांस रुके सुन रही थी। गिरधारी ने बात खत्म करने के लिए कहा, चलो मान लिया 20,000 लिए थे, 40,000 ले लो और मामला खत्म करो। उसने बटुआ निकाला। काना पंडित मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे 40,000 नहीं चाहिए। लोगों में खुसर पुसर शुरू हुई। मुझे वही चाहिए जो तुमने लिया था। वो बोला, 5 भैंसों की कीमत आज के भाव से। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, आज एक भैंस 1.5-2 लाख से कम की नहीं। गिरधारी का चेहरा सख्त हो गया और बोला, यह बकवास है, सबूत लाओ। काना पंडित ने कुछ नहीं कहा। धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। एक पीली पुरानी मुड़ी तुड़ी रसीद निकाली। वो उसे आंख के पास ले गया, फिर भीड़ की ओर घुमा दी। कागज पुराना था, स्याही फीकी, लेकिन हस्ताक्षर साफ थे, गिरधारी लाल के। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। सबूत तो यह कागज है, काना पंडित बोला, लेकिन असली सबूत मेरे साथ रहता है। उसकी आवाज धीमी हो गई। मेरा बेटा, जिसका इलाज नहीं हो सका, वह उसी साल चला गया और तब से हर रात मुझसे कहता है, बाबू हमारा हक मांग लो। गिरधारी अनायास पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था वहां, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस छोड़ी हो। सरपंच ने भारी आवाज में कहा, यह मामला अब निजी नहीं रहा, यह पूरे गांव के सामने है, हिसाब देना होगा। गिरधारी समझ गया, यहाँ से भागना मुमकिन नहीं था। ठीक है, उसने टूटती आवाज में कहा, जो भी रकम बनती है मैं दूंगा। काना पंडित ने सिर हिलाया। अब नहीं। उसने रसीद को फाड़ा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस यह देखना था कि एक दिन तुम्हारा घमंड टूटे। आज मेरा हिसाब पूरा हुआ। वह धीरे धीरे लट्ठे के सहारे बाहर चला गया। उसकी पीठ झुकी हुई नहीं थी। गिरधारी कुर्सी पर बैठा रह गया। लोग चले गए। सभा खत्म हो गई, पर उसे अब भी लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और कान में फुसफुसा रहा है, उधार सिर्फ पैसे का नहीं होता, कभी भरोसे का, कभी जिंदगी का, और उसका हिसाब कभी न कभी चुकाना ही पड़ता है।